हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कूलॉम्स लॉ और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को आपस में कंपैरिजन करेंगे। उनको क्या सिमिलरिटीज़ है, क्या डिफरेंसेस है, वो डिस्कस करेंगे और इन दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, उनके बारे में देखेंगे। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेज एट ए पॉइंट, ये सब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं हम कूलॉम्स लॉ एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने कूलॉम्स लॉ के बारे में पढ़ा था। कूलॉम का लॉ क्या कहता है कि अगर दो पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 कुछ सेपरेशन पे, कुछ डिस्टेंस पे एक दूसरे से दूर रखे हुए हैं तो उनके बीच में फोर्स जो कार्य करता है उसको कूलॉम्स लॉ ऑफ फोर्स से कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड इस वैल्यू इज गिवन बाय F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R कैप। ये जो इक्वेशन है वो कूलॉम्स लॉ के अनुसार है। द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 इज गिवन एज। अब न्यूटन्स का जो लॉ है ग्रेविटेशन का वो गिव्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पॉइंट मासेस m1 एंड m2। यानी अगर दो जो पॉइंट मासेस हैं और उनका एक का मास m1 और दूसरे का m2 है तो न्यूटन्स लॉ जो है वो उनके बीच में ग्रेविटेशन जो लॉ है वो फोर्स की देता है F इज इक्वल टू -g m1 m2 अपॉन R स्क्वायर R कैप। So the forces given by the two basic laws are two different types of inverse square law forces. We also see that charge Q plays the same role in electrostatics as mass in gravitation. अर्थात जो मास का रोल ग्रेविटेशन के अंदर है वही चार्ज का रोल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर है। लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में वो बहुत ज़्यादा है बजाय इसको कंपेयर किया जाए ग्रेविटेशनल फोर्स से। इसको हम एक एग्जांपल से क्लियर कर सकते हैं कि हम दो पार्टिकल लेते हैं जैसे एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, तो हमें उनका चार्ज जो है वो करीब करीब सेम है। प्रोटॉन पे चार्ज जो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है और उसका मास है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। दूसरा पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं जिसका जो चार्ज है वो नेगेटिवली चार्ज है और चार्ज की वैल्यू है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम और इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अब इन दोनों के बीच में क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव टाइप का होगा और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा दो मासेस के बीच में अट्रैक्टिव टाइप का होता है। बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस रिस्पेक्टिवली द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव टाइप। हेयर वी कंसिडर द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो पहले एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम कैलकुलेट करते हैं। एफ ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और यहाँ पे जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 9 इंटू 10⁹ Q1 और Q2 हमें गिवन है और R स्क्वायर हम एज इट इज़ रख देते हैं। तो एफ ई जो है 2.304 इंटू 10⁻28 अपॉन R स्क्वायर न्यूटन प्राप्त होता है। अब हम इन्हीं दोनों पार्टिकल के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करते हैं एफ जी, तो ये होता है जी m1 m2 अपॉन R स्क्वायर और मासेस जो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के रख देते हैं तो ये प्राप्त होता है हमें 1.014 इंटू 10⁻67 अपॉन R स्क्वायर न्यूटन। इट मीन्स रेशो ऑफ एफ ई अपॉन एफ जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो रेशो देखते हैं तो वो आता है 2.27 इंटू 10⁻39। यानी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स का 10⁻29 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। So we see that the electrostatic force between a proton and an electron is approximately 10⁻39 times stronger than the gravitational force between them at a particular distance. The electrostatic force between two protons and two electrons are respectively 10⁻36 times and 10⁻43 times the gravitational forces between them. अब हम देखते हैं कि इन
जो दो तरीके के फोर्स पढ़े, फंडामेंटल जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके बीच में सिमिलरिटी क्या है, क्या क्या समानताएं हैं। तो इनके बीच में समानताएं देखते हैं तो बोथ द फोर्सेस आर सेंट्रल फोर्सेस, और दोनों ही जो है चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स लो चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लो इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। तीसरी सिमिलरिटी है इसमें कि दोनों जो है वो कंजर्वेटिव होते हैं, और बोथ द फोर्सेस एक्ट इवन इन वैक्यूम, वैक्यूम में भी ये लग सकते हैं। अब हम इनके बीच में डिसिमिलरिटीज देखते हैं। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो अट्रैक्टिव टाइप का हो सकता है, रिपल्सिव टाइप का भी हो सकता है, परंतु जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा अट्रैक्टिव टाइप का ही होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और द इलेक्ट्रोस्टैटिक तीसरा जो डिफरेंस है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दो चार्जेज के बीच में वो डाइइलेक्ट्रिक मीडियम में होने पर डिक्रीज़ हो जाता है, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक या के कंपैरिजन में ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो मीडियम का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कहने का मतलब है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है मीडियम बदलने पर उसके मैग्नीट्यूड में कोई कमी नहीं आती है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में अगर मीडियम वैक्यूम की बजाय दूसरा हो तो इसके फोर्स में मैग्नीट्यूड में कमी आ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तो बेसिक फोर्सेस लगते हैं, लेकिन उसमें कुछ समानताएं और कुछ विभिन्नताएं होती है। अब हम लिखते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। व्हेन मोर देन टू चार्जेस आर प्रेजेंट इन ए सिस्टम, Coulomb's law holds good for every pair of charges. So the total force on any charge is equal to the vector sum of all the forces exerted on it by other charges of the system. This is called principle of superposition in electrostatic. अर्थात अगर किसी सिस्टम में एक से ज़्यादा जो है चार्ज स्थित हैं तो जो रिजल्टेंट होता है चार्ज वो उन सभी का वेक्टर सम होता है। इसको हम इस डायग्राम से क्लियर कर सकते हैं। सो इफ़ देयर इज़ ए सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस Q1, Q2 एंड Q3, देन द नेट फोर्स ऑन Q3 ड्यू टू Q1 एंड Q2 इज़ गिवन बाय। तो पहले हम डायग्राम में देखते हैं। तो इस जो ट्राइंगल है उसके ट्राइंगल के तीन वर्टिसेस पे तीन चार्जेस हैं Q1, Q2 एंड Q3। Q1 और Q2 के कारण Q3 पे कितना फोर्स लग रहा है वो अपन कैलकुलेट करते हैं। तो Q3 पर Q1 के कारण जो फोर्स लगेगा वो F31 और Q3 पर Q2 के कारण जो फोर्स लगेगा वो F32। तो Q3 पर जो टोटल फोर्स होगा वो इन दोनों का वेक्टर सम होगा, जिसे F3 से शो करें तो F3 इज इक्वल टू F31 प्लस F32, और ये हो जाएगा K Q3 Q1 अपॉन R31 का स्क्वायर, R31 का कैप प्लस K Q3 Q2 अपॉन R32 का स्क्वायर, R32 का कैप। Here F31 denotes the force exerted on third charges by the first charge, and R cap 31 is the unit vector directed from first to the third charges. So in view of principle of superposition, the force which two charges exert on each other is not changed by the presence of a third charge. अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। व्हेन ए चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स, वी से दैट इट इज प्रेजेंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। A charge produces an electric field in the space around it, and this field exerts a force on any charge placed in it. In fact, the electric field has its own existence and it is present even if no additional charge is present to experience it. यानी अगर कोई चार्ज है तो उस चार्ज के बाहर का जो एरिया होता है जिसमें किसी अदर चार्ज को लाने पर वो फोर्स को फील करे तो वो एरिया जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। नाउ वी हैव टू डिस्कस इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इफ ए चार्ज Q एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स, वी डिफाइन द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड E at the given point by the relation F is equal to QE
or E is equal to F upon Q. So the intensity of electric field E is defined as the force per unit positive charge at the position of charged particle. We often call the intensity of electric field as only electric field. The charge Q used in this equation to define the intensity of the electric field is called test charge. So test charge should be very small so that it does not disturb other charges. In figure, if Q is the point charge at the origin O, then according to Coulomb's law, the force on a charge Q at a distance r is given by F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught capital Q small q divided by r square multiplied by r cap. Hence, from equation number 1 and 2, we can see that E is equal to K Q upon R square R cap. This is the expression for intensity of electric field due to a point charge at a distance r from it. SI unit of electric field is Newton per Coulomb or volt per meter. The dimension formula for electric field is M L T minus 3 A minus 1. The electric field can be mapped by electric lines of force. A number of lines per unit area taken perpendicularly at a point is considered as a measure of the electric field at that point. Now, we will discuss electric field due to a system of charges at a point. The electric field due to a point charge Q at a distance r apart in vacuum or air is given by E is equal to KQ upon R cube R vector. Consider a system of 2 point charges Q1 and Q2. Let a point P be situated at vector distances r1 and r2 from the charges Q1 and Q2. See the figure. The electric field due to charges Q1 and Q2 at P are E1 and E2. E1 is equal to KQ1 upon R1 का square R cap और E2 is equal to KQ2 upon R2 का square R2 cap. Now, resultant electric field E at P due to the two charges is obtained by the principle of superposition. E is equal to E1 plus E2. It is equal to K Q1 R1 का square R cap plus K Q2 upon R2 का square R cap. So we can write it K summation I is equal to 1 to 2 Qi upon Ri का square R cap. Hence the electric field at a point P due to system of charges Q1, Q2, Qn is given by E is equal to K summation I is equal to 1 to n Qi Ri का square Ri cap, where E is the electric field at a point P situated at a vector distance Ri from the charges Qi of the system. So, in this way we can calculate the electric field due to a system of charges at a point.